आंधी का बढ़ा प्रकोप। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, टुनी चिड़िया पानी इसी तरफ आ रहा है। अरे भाग तो रही हूँ, पर ये आंधी कितनी तेज चल रही है। और ये कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवा के पीछे भागी जा रही थी। कुछ दिन पहले जंगल में सब कुछ सही था। अरे वाह, कितने अच्छे दिन होने लगे हैं। अब तो बारिश शुरू होने वाली है। हमें अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर इस बार पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुमने सुना नहीं है, पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर पहाड़ भी तो टूट रहे हैं। भले ही पहाड़ नहीं है, पर पृथ्वी के कहर का क्या है। आज के समय में पृथ्वी अपने पूरे प्रकोप पर है। लगता है ऐसे तो पृथ्वी सब कुछ नष्ट कर देगी। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं इस जंगल से लगा एक गांव था, जिसमें हरिया अपने परिवार वालों के साथ रहता था। अभी सावन के महीने चल रहे थे, जिस वजह से हरिया रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन सोमवार था। हरिया पूजा करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, अजी कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पूजा जिस समय करता हूँ उसी समय पर करूँगा, भले ही आंधी आए या बारिश हो। मुझे पता है आप भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज है। अरे तुम शांत रहो और अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊंगा पूजा करके। और ये कहकर हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा था और आंधी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से हरिया को काफी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर पहुंच जाता है और भोलेनाथ की पूजा करता है। तभी वो देखता है कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये गांव में पानी क्यों आ रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और ये कहकर हरिया जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे जल्दी से सामान ऊपर रखो, पानी बहुत तेज आ रहा है। क्या? कहाँ पानी आ रहा है? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब तक हरिया के घर में भी पानी घुस जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और सामान को जल्दी जल्दी ऊपर रखने लगती है। वहीं गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने पता किया तो पता लगा नदी का बांध टूट चुका है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से नदी उफान पर थी। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पानी धीरे धीरे जंगल की तरह जाने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ गया था, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। ऊपर से बारिश भी बंद नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं जब जंगल के जानवरों ने देखा कि पानी जंगल में आ रहा है, तो वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे भागो भागो, जंगल में पानी भरने लगा, जल्दी भागो। क्या जंगल में पानी भरने लगा? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, पर अगर जान बचानी है तो भागो। वही पानी तेजी से जंगल में घुस रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगा। पेड़ पौधे गिरने लगे और जानवर उनकी चपेट में आने लगे। कई सारे जानवर घायल हो गए। जब पंछियों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कालू कौवा ने सभी पंछियों से कहा, अरे सभी भागो जंगल से, वरना मारे जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पानी कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके भागो। पर कैसे भागे? पानी भी तो कितना तेज बरस रहा है, इसमें उड़ा ही नहीं जा रहा है और आंधी भी कितनी तेज चल रही है। मुझे पता है, पर अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो इसी जंगल में हमारी कब्र बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गिर रहे हैं। ये सुनकर सभी पंछी जंगल से बाहर निकल आते हैं। जब उन्होंने देखा तो गांव भी पूरा डूबा हुआ था
लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं जानवर भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे थे। पंछियों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बारिश और नीचे ये तूफान। तभी अचानक पृथ्वी हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी दरार जमीन में पड़ती है, जिससे कई सारे जानवर और आदमी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। मुझे नहीं मरना है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम ही लोगों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया, पंछी, जानवर और इंसान एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें बचना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक साथ होकर गांव के मंदिर पहुंचते हैं, पर गांव का मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी सभी मंदिर में आराम से आ गए, जिसे देखकर हरिया ने कहा, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे मंदिर में हम लोग कैसे बच सकते हैं। हाँ हरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी मंदिर में बने रहते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पानी में तैरता दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बच्चे को देखकर पंछी और हरिया काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। हरिया और पंछी काफी कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी से कहा, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही धरती माता से भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे उनका प्रकोप शांत हो जाएगा, वरना ये धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ टुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमने पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो हम सभी लोग भगवान से और पृथ्वी माता से माफी मांगते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए और इस प्रकोप से बचा लीजिए। हम आगे से कभी भी पृथ्वी पर इतना पाप नहीं बढ़ाएंगे, ना ही इसके पर्यावरण का प्रदूषण करेंगे। इसके बाद वो लोग काफी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। वो लोग उस रात उसी मंदिर में सो गए। अगले दिन एक नई सुबह हुई, जिसके साथ सूर्य की पहली किरण मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे सभी लोग जाग गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था आफत टल गई है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और फिर हरिया ने कहा, अब हमें अपने घर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी अपने जंगल वापस जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारा साथ दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जो विपदा आती है तो हम सभी को एक साथ होना पड़ता है। अगर हम सभी साथ नहीं होते तो शायद इस संकट से नहीं बच पाते। ये सुनकर पंछी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में लौट जाते हैं और जंगल के पक्षी और जानवर भी अपने अपने जंगल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं। त्यागी पेड़ की कहानी। एक गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे आम लगते थे, जिस वजह से वो छोटे से उसी पेड़ पर खेलता रहता था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी भी आकर बैठा करते थे। उसी में एक टुनटुन चिड़िया थी, जो अक्सर वहाँ घूमने आया करती थी। अरे आम का पेड़, तुम्हारे आम तो बहुत ही मीठे हैं, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आखिर तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ तुम घोंसला बना लो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अगले दिन ही उस पेड़ पर घोंसला बना लेती है।
गोपाल भी पेड़ के साथ बहुत खेला करता था, जिस वजह से आम का पेड़ बहुत खुश होता। गोपाल पेड़ पर चढ़कर आम खाता और उसकी डालियों के साथ खेलता, और टुनटुन चिड़िया भी गोपाल के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ गोपाल बड़ा हो रहा था और अब वो स्कूल जाने लगा, जिस वजह से वो पेड़ के पास नहीं खेला करता था। अरे टुनटुन चिड़िया, कितने दिन हो गए, ये गोपाल खेलने क्यों नहीं आया है? अरे अब वो स्कूल जाने लगा है, इसी वजह से। तुम्हें तो पता ही है स्कूल में कितना काम देते हैं टीचर। मुझे लगता है इसी वजह से खेलने नहीं आ पाता होगा बेचारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह मुझे भूल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे पता है तुम गोपाल को बहुत प्यार करते हो, पर चिंता मत करो, उसे जब तुम्हारी याद आएगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर आम का पेड़ संतोष कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे एक साइकिल चाहिए, पर इसके लिए मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे गोपाल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आम को तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आम तोड़ लेता हूँ। पर पहले तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिनों से तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद गोपाल ने आम तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिए। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को भी दुख हुआ कि गोपाल आम के पेड़ से इस तरह बात कर रहा है। समय तेजी से बीत रहा था और अब गोपाल जवान हो चुका था। उसने शादी भी कर ली थी। उसने वो गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गया, जिस वजह से आम का पेड़ उसकी बहुत याद करता था। वही टुनटुन चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसके बच्चे भी उसी पेड़ पर रहा करते थे। वहीं अब उस पेड़ पर आम भी नहीं लगते थे, क्योंकि आम का पेड़ भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अरे अब आपके पेड़ पर आम क्यों नहीं लगते हैं? अरे बेटी, अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनके पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? हाँ टुनी चिड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अभी तक गोपाल मुझसे मिलने नहीं आया है। आप उसकी क्यों चिंता करते हैं? अब तो उसने शादी कर ली है। वैसे भी अब वो अपना परिवार देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों से मिलने आएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी मैं उसका दोस्त हूँ, उसे मेरे पास तो आना चाहिए ही था। और ये कहकर वो दुखी हो जाता है, पर टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया उसे समझाते हैं। एक दिन गोपाल वहाँ पर आया और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर पर खिड़कियाँ और दरवाजे लगवा रहा हूँ। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अरे आओ आओ गोपाल, मेरे साथ खेलो। कितने दिन हो गए तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे मुझे खेलने का टाइम नहीं है, अब मैं अपना घर संभालूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे पैसों की जरूरत है, जिससे मैं अपने घर की मरम्मत और उसे सजा सकूं। अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पेड़ की डालियों को काट लो। जाओ, ये लकड़ियाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये सुनकर गोपाल उसकी डालियों को काट लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को काफी गुस्सा आता है और वो आम के पेड़ से कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो जो गोपाल को हर बार कुछ न कुछ दे देते हो? वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मुझे पता है, पर एक ना एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। समय के साथ टुनटुन चिड़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन टुनटुन चिड़िया का देहांत हो गया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई, पर आम के पेड़ ने उसे समझाया, जिसके बाद वो आम के पेड़ के साथ आराम से रहने लगी। पर अब उस पर डालियां नहीं थी, जिस वजह से उसने दूसरे पेड़ पर घर बना लिया था, जो उसके ठीक सामने ही था। वहीं बाकी पेड़ आम के पेड़ पर बहुत हंसा करते थे,
पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गोपाल फिर उसके पास आता है। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ, पर अब गोपाल थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे एक वोट चाहिए है, क्या तुम मुझे नौका दे सकते हो? तुमने मेरी हर फरमाइश पूरी की है। मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरा तना काट कर ले जाओ और इससे नाव बना लेना। ये सुनकर गोपाल उसका तना काट कर ले जाता है और नाव बनाकर सैर के लिए निकल जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गोपाल बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से अब वो आराम चाहता था। इसीलिए वो वापस गांव में लौट आया। गांव में आने के बाद वो आम के पेड़ के पास गया। जब आम के पेड़ ने उसे देखा तो उससे कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस यही जड़ बची है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तना और डालियाँ भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम्हारी डालियाँ और तना होती तो मैं तुम्हारे पेड़ की छांव में आराम से सो सकता था। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने गोपाल से कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आम के पेड़ को बहुत ही सताया है और ये आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो आम के पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी जड़ पर बैठ जाओ, ये तुम्हें बहुत सुकून देगी। ये सुनकर गोपाल उसकी जड़ पर बैठ जाता है और आराम करता है। अब रोजाना गोपाल उसी के पास आकर जड़ पर बैठता था। दोनों बहुत देर तक बात करते रहते थे। वहीं टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बातें किया करती थी, जिससे अब वो तीनों आराम से अपना समय गुजार रहे थे, क्योंकि अब वो तीनों ही काफी बूढ़े हो गए थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप पेड़ लगा ना सको तो आपको पेड़ का बुरा भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसे काटना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का पोषण नहीं कर सकते तो हमें उसे उजाड़ने का भी कोई हक नहीं होता है।